हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका केमडेक चैनल में। मेरा नाम है अर्जुन और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डी यू, डी क्यू और डी एच, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने पढ़ा है वर्क डन के बारे में, लेकिन हमने वहाँ पे कहीं भी डी यू, डी एच या क्यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी और हमारा हीट, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी यू, डी क्यू और डब्ल्यू के बीच में क्या रिलेशन होता है और उसकी क्या वैल्यूज़ होती हैं फॉर डिफरेंट कंडीशंस। वैल्यूज़ ऑफ डी यू, डी क्यू एंड डब्ल्यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन हीट एंड डब्ल्यू हमारा वर्क डन। तो हमें पता है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो होता है डी क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल। तो ये तो इनके बीच में रिलेशन होता है। तो आइए पढ़ते हैं अब डिफरेंट कंडीशंस में इनकी क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है यानी डब्ल्यू रिवर्सिबल, वो क्या होता है माइनस एन आर टी एल एन V2/V1 यानी फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। अगर आपने मेरी वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो ये फॉर्मूला है उसकी वीडियो अगर नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा वर्क डन। ऑब्वियसली ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हमारा dt चेंज इन टेम्परेचर होता है वो होगा 0, करेक्ट। तो डी यू हमारा क्या होता है एन सी वी डी टी। तो डी यू जो होता है वो क्या हो जाएगा इस प्रोसेस के लिए एन इंटू सी वी इंटू डी टी हमारा हो गया 0, यानी ओवरऑल ये प्रोसेस हो गया 0, यानी डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा हो गया 0 फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सिमिलरली अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करूं यानी डी एच, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एन सी पी डी टी। यहाँ पे भी डी टी जो है मेरा 0 हो जाएगा, तो इससे डी एच जो है मेरा वो क्या हो जाएगा 0, यानी चेंज इन एंथैल्पी भी 0 हो गई फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए। नाउ अगेन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरा क्या था डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डी यू तो मेरा 0 हो गया, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 0 इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ से मेरा डी क्यू क्या आ गया माइनस डब्ल्यू, और ये क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। डब्ल्यू रिवर्सिबल का मेरा फॉर्मूला था माइनस एन आर टी एल एन V2/V1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी डी क्यू रिवर्सिबल मेरा क्या हो गया एन आर टी एल एन V2/V1। तो ये सारी डी क्यू, डी यू, डी एच और डब्ल्यू की वैल्यूज़ हो गई फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए सेम चीज़ हम यही करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस नंबर 2, दैट इज इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए फिर से मेरा क्या हो गया, ऑब्वियसली ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डी यू हमारा 0 हो गया और डी एच हमारा 0 हो गया,
बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मैंने अभी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए किया था वैसे ही ये, क्योंकि वहाँ पे dt हमारा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। यानी du और dh ये दोनों क्या हो गए ज़ीरो, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी ये दोनों के दोनों हो गए हमारे ज़ीरो। नाउ फिर से अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स du इज इक्वल टू dq प्लस डब्ल्यू। du हमारा हो गया ज़ीरो, तो ये हो गया ज़ीरो इज इक्वल टू dq प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया dq इरिवर्सिबल के लिए इज इक्वल टू माइनस w इरिवर्सिबल के लिए। अब मेरा वर्क डन इरिवर्सिबल में क्या होता है माइनस P2 V2 माइनस V1, करेक्ट। P2 क्या होता है यहाँ पे फाइनल प्रेशर और V2 माइनस V1, V2 जो है फाइनल वॉल्यूम और V1 जो है इनिशियल वॉल्यूम। अब ये वाली वैल्यू जो है मैं ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में। तो मेरा dq इरिवर्सिबल क्या हो गया dq इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस P2 V2 माइनस V1, करेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा dq इरिवर्सिबल इज इक्वल टू P2 V2 माइनस V1। तो ये मेरी dq इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला हो गया, करेक्ट। नाउ लास्ट हमारा है प्रोसेस नंबर 3 एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा क्या था, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा dq जो होता है यानी चेंज इन हीट ये क्या होता है ज़ीरो। बाय डेफिनेशन चेंज इन हीट जो होता है ज़ीरो होता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगेन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स du इज इक्वल टू dq प्लस डब्ल्यू। अब मैं अगर इसमें dq की वैल्यू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा du इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस डब्ल्यू, यानी du इज इक्वल टू डब्ल्यू, करेक्ट। और du मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है NCV dt, करेक्ट। तो NCV dt यानी वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा NCV dt। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारी ऐसे निकल आ सकती हैं किसके लिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में ही हम दो केसेस पढ़ते हैं। फर्स्ट केस अगर गैस एक्सपैंड कर रही हो, इफ गैस एक्सपैंड्स, अगर गैस एक्सपैंड करेगी तो ऑब्वियसली वॉल्यूम 2 विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम 1, करेक्ट। और हमारा वर्क डन जो होगा वो क्या होगा एक नेगेटिव वैल्यू होगा। ये वर्क डन नेगेटिव वैल्यू कैसे है ये मैंने वर्क डन वाले वीडियो में बता दिया था। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो वर्क डन मेरा नेगेटिव होना चाहिए फॉर गैस टू गेट एक्सपैंड। मेरा यहाँ पे वर्क डन क्या है NCV dt, W इज इक्वल टू NCV dt। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखता हूँ, यानी NCV T2 माइनस T1। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी ये वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए, ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो इस वैल्यू को नेगेटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस वाली चीज़ को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ मोल्स n हमेशा पॉजिटिव रहेगा और C भी मेरा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ऑब्वियसली T2 माइनस T1 नेगेटिव होगा, तभी तो मेरा वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से मैं क्या रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, यानी मेरा T1 जो है जब बड़ा होगा T2 से, ऑब्वियसली तभी T2 माइनस T1 हमारा नेगेटिव आएगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि पहले मेरी गैस जो है इनिशियली वो एक हायर टेम्परेचर पे थी और उसके एक्सपैंड करने के बाद वो एक लोअर टेम्परेचर पे चली गई। यानी एक्सपेंशन जब एक्सपेंशन हुआ तो गैस ने कैसा इफेक्ट शो किया, कूलिंग इफेक्ट। गैस ने जो है कूलिंग इफेक्ट शो किया।
और ये कूलिंग इफेक्ट किसी केस में है, केवल एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाले केस में। तो जब भी कोई गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी तो कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। सिमिलरली अब हम कंप्रेशन का देखते हैं। कंप्रेशन में जस्ट इसका रिवर्स केस हो जाएगा। तो सेकंड केस बना हमारा कंप्रेशन का। तो कंप्रेशन में जो होता है वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो छोटा होगा इनिशियल वॉल्यूम से, और वर्क डन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या है, NCV T2 माइनस T1। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये ब्रैकेट जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। और जब ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होंगी तो वो कैसे हो सकती हैं, जब हमारा T2 इज़ ग्रेटर देन T1। यानी मेरी पहले गैस जो थी वो लोअर टेम्परेचर पे थी, अब वो हायर टेम्परेचर पे चली गई। यानी ऑन कंप्रेशन हीटिंग इफेक्ट शो करती है गैस, हीटिंग इफेक्ट। यानी अगर कोई गैस एडियाबैटिकली कंप्रेस करेगी तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप गाइस आपको ये सारे के सारे रिलेशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक दबाना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स के लिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।